तो हमारी जो ईरान की सीरीज चल रही है वॉर के कारण, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करेंगे कि ईरान पर अमेरिका को न्यूक्लियर बम बना लेगा इसलिए अटैक नहीं किया है। एक्चुअली में ईरान क्रिप्टो माइनिंग का हब है पिछले कुछ सालों से, क्योंकि पिछले 45 सालों से, वैसे तो सन 1801 से ही ईरान के पीछे पड़े हुए हैं वेस्टर्न कंट्रीज, जब से यहाँ पे ऑयल मिला है और ऑयल रिफाइनिंग का जो साइंटिफिक तरीका डेवलप हुआ है तब से ही ईरान के पीछे पड़े हुए हैं। मुसैदी की गवर्नमेंट थी, फिर नासिर के टाइम पे, फिर रजा पहलवी के टाइम पे। आज से अंग्रेजों की और ईरान की लड़ाई नहीं चल रही है, पुरानी लड़ाई है, जोरास्ट्रियन पर्शिया, बहुत पुरानी लड़ाई। लेकिन आज के टाइम में जो ईरान और अमेरिका का युद्ध है ना, वो फ्यूचर में, मतलब आज से 2 3 या 4 साल 5 साल बाद जो एक्चुअल रीजंस फ्यूचर में निकल के आएंगे, उसके अंदर इकोनॉमिक्स में पढ़ाए जाएंगे। हमारा सबसे इंटरेस्टिंग आज के टाइम में इकोनॉमी में सब्जेक्ट है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक चीज होती है माइनिंग। ईरान के ऊपर पिछले 45 सालों से सैंक्शंस लगे हुए हैं और इसलिए सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा काम चलता है क्रिप्टो माइनिंग का। क्रिप्टो माइनिंग, उसमें काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है और ईरान 1320 रुपए पर माइनिंग करता है। इसकी रेट है क्रिप्टो को माइनिंग की। बहुत सारे क्रिप्टो माइनर्स, डीजल बहुत है इनके पास, अमेरिका खरीद नहीं रहा है, खरीदने नहीं दे रहा दुनिया के किसी देश को, तो इन्होंने बड़ा तगड़ा तरीका ढूंढा। ईरान ने दो ऐसी चीजें की है जिससे ये वॉर बहुत एसिमेट्रिक हो गया है। अमेरिका के लिए युद्ध लड़ना बहुत टेढ़ा काम हो गया है। 50,000 रुपए में मोपेड आती है ना अपनी पुरानी लूना, उसका इंजन लगता है एक ड्रोन में, यानी कि एक ड्रोन की कॉस्ट है 50,000 रुपए। और इसको इंटरसेप्ट करने के लिए $3 मिलियन की एक मिसाइल अमेरिका को फायर करनी पड़ती है, और मिस हो गया तो 6 और 2 3 में अगर हिट किया तो 9 मिलियन, एक 50,000 के ड्रोन के चक्कर में अमेरिका के बर्बाद हो रहे हैं। फिर अमेरिका क्रिप्टो कैपिटल बनना चाहता है, लेकिन ईरान के जो क्रिप्टो माइनर्स हैं, इनके पास डीजल है, डीजल से इलेक्ट्रिसिटी बना के ये लोग माइनिंग करते हैं। तो सैंक्शंस को बाईपास करके लगभग काफी सारे बिलियन डॉलर्स की इनकी इकोनॉमी हो गई है, यानी 70-80 बिलियन डॉलर ये कर लेते हैं ऐसे क्रिप्टो माइनिंग के जरिए। अमेरिका की दो बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई है। एक तो वॉर एसिमेट्रिक हो गया, इतने चीप वेपन से कभी लड़े नहीं है। अब इनके पास 80,000 ड्रोन्स पड़े हैं और 500 ड्रोन पर डे बना लेते हैं, कहीं से फायर कर देते हैं, कहीं पे जाके इंस्टॉल कर देते हैं और कहीं से ही रेडी टू लॉन्च है। इसलिए ये वॉर तगड़ा वॉर है। और ये वॉर जो अमेरिका लड़ रहा है आज के टाइम में, अमेरिका को बहुत कॉस्टली पड़ रहा है। अब क्या है कि सारे अमेरिकन इसके फेवर में नहीं है। बहुत सारे जो मागा कैंपेन चल रहा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन ट्रंप का, उससे पीछे हट गए। बोले भाई साहब, ट्रंप भाई साहब आप ले डूबोगे, हमें नहीं चाहिए फॉलोवर्स, क्योंकि इस वॉर में एक बहुत सीरियस कंसर्न है कि अमेरिका डूब जाएगा। आप सोचिए, एक 50,000 के ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए इनके $9 मिलियन खर्च हो रहे हैं। फिर इनका जो B2 बॉम्बर है, उसकी 1700 साढ़े 1800 मिलियन डॉलर जो है पर डे की कॉस्ट पड़ रही है ऑपरेट करने की। इतने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो पर्शियन नेवी में फंसे पड़े हैं, इन्होंने, मतलब अमेरिका ने सोचा था कि भाई क्या करेंगे हम बॉम्बिंग। अब एंड में अमेरिका क्या करेगा? कारपेट बॉम्बिंग देगा, इनोसेंट सिविलियंस को मार देगा इस वॉर को जस्टिफाई जीतने के लिए। ये वॉर जितना लंबा जाएगा अमेरिका के लिए उतना ही कॉस्टली होता जाएगा। अमेरिका की वॉर मशीनरी जो है, कंपनीज है, वो तो भले ही इस वॉर के बाद बहुत गेन करे, बट वहाँ की पॉपुलेशन जो वहाँ के टैक्स बर्डन से पहले से ही परेशान है, वहाँ की सोसाइटल डिस्कनेक्ट जो पहले से बहुत ज़्यादा है। अमेरिका एक अपने जो एक किसी भी पावरफुल कंट्री के, किसी भी सेंचुरी के अंदर जो भी कंट्री पावरफुल रहा है वर्ल्ड के अलग अलग हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, चाहे स्पेन रहा हो, चाहे पुर्तगाल रहा हो, चाहे रसिया रहा हो यूएसएसआर जब था, या जापान रहा हो, सबका डाउनफॉल, ब्रिटेन रहा हो कॉलोनियल इरा के टाइम पे, सबका एक डाउनफॉल आता है, एक सिस्टमैटिक इकोनॉमिकल डाउनफॉल आता है। अमेरिका का ये डाउनफॉल ईरान ला रहा है, ये वॉर ला रहा है। एक्चुअली में इन्होंने टेरिफ लगाए थे, लेकिन आपस में क्रॉस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो गए कंट्रीज के, तो वो बाईपास हो गए।
अब इन्होंने ईरान को ब्रिक्स करेंसी रोकने के लिए, ईरान ब्रिक्स का मेंबर भी है, तो इनके लिए प्रॉब्लम ये है कि किसको अटैक करे भाई। साउथ अफ्रीका को क्यों करोगे तुम, साउथ अफ्रीका को करोगे तो पूरा अफ्रीका तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। रशिया को तुमने पहले ही वॉर में डाल ही रखा है यूक्रेन में, वो वॉर तुम बार बार रुकवाने की बातें कर रहे हो, रोक नहीं पा रहे हो। उसके बाद इन्होंने सोचा चाइना चाइना और इंडिया से ये लड़ नहीं सकते, इनको पता है उसके बाद तो इनका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो फिर इनको सबसे कमजोर आदमी ईरान दिखा, लेकिन ये कमजोर आदमी इनको ले डूबा। ब्रिक्स जो नाटो के अगेंस्ट में, अब नाटो भी सीधा नहीं आ सकता यूक्रेन वॉर की वजह से, गैस और ऑयल पूरा रशिया से सप्लाई होता है। इंडिया के अंदर इन्होंने रिफाइनरीज को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन अपन लोगों ने F-35 को डिटेक्ट करके उसको चौक कर दिया, लॉक कर दिया। बेचारे डिसमेंटल करे, 1 महीना पड़ा रहा, बेइज्जती करा के ले गए। अब बहुत सारे इनकी मिसाइल्स, इनके जो नेवी के शिप्स वगैरह हैं, वो अब खतरे की घंटी में, पूरी नेवी डूब जाएगी अमेरिका की। ये वॉर जो है, जो अमेरिका लड़ रहा है पर्शियन गल्फ में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज होने की वजह से, एक ऐसे वॉर जोन में कन्वर्ट हो गया है जो अमेरिका ने सोचा नहीं था कि ऐसा सरप्राइज अटैक मिलने वाला है। अच्छा, ईरान ने भी लंबे टाइम तक वेट किया कि भाई साहब आओ तो सही, तुम हमारे इधर घुसो तो सही एरिया में, देखो कैसे गुरिल्ला वॉर पानी के अंदर लड़ते हैं हम तुमसे। पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट जोन को बॉम्बिंग करना चालू कर दिया, जो मिलिट्री बेस थे पहले उनको टारगेट किया। इनकी किस्मत इतने खराब है अमेरिका के इस टाइम पे कि अफगानिस्तान पाकिस्तान वॉर भी इसी टाइम चली गया। सोचा था कि इन्होंने कि पाकिस्तान से रास्ता कर लेंगे, वहां तो भाई साहब पहले बॉम्बिंग चल रही है अफगानिस्तान साइड से। अगर इन सब चीजों को देखा जाए, यानी कि मिसाइल्स, एमुनिशन का स्टॉकपाइल, इनका जो इंटेलिजेंस, इनकी मिलिट्री बेस को प्रिसाइज टारगेटिंग, और ये जो रणनीति है युद्ध की ईरान की, इवन आफ्टर कि जब ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप को इन्होंने खत्म कर दिया, ये दर्शाता है कि इस युद्ध की प्लानिंग बहुत पुरानी और बहुत लंबी और बहुत डीप रूटेड प्लानिंग है। इसके पीछे जापान, जर्मनी और इटली, और इवन मैं ये कहने से नहीं कतराऊंगा, हो सकता है ब्रिटेन भी शामिल हो। इवन इजराइल भी अमेरिका को डुबाना चाहता हो, कोई इसकी गारंटी नहीं है। बट ये वॉर जो है, इस वॉर से अमेरिका का न केवल डाउनफॉल चालू होने वाला है, बल्कि इस वॉर से दुनिया के अंदर पावर इक्वेशंस, ग्लोबल ऑर्डर्स, सुपर पावर टेक सब चेंज हो जाएंगे और नया सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इजाद होगा। अब क्योंकि डेमोक्रेसी जो थोपा गया था दुनिया के ऊपर, सब जगह सक्सेसफुल भी नहीं है, कई जगह बनाना डेमोक्रेसी है, कई जगह फर्जी इलेक्शंस होते हैं, कहीं इलेक्शन रिगिंग्स होती है, करप्शंस बहुत ज़्यादा है, कई सारे इशूज हैं डेमोक्रेसीज के अंदर। ये इशूज के कारण अब कई जगह रिवोल्ट हो रहे हैं, डिजाइन चेंज हो रहे हैं, कई जगह पब्लिक पार्लियामेंट को घेर ले रही है, कई जगह प्रेसिडेंट भाग रहे हैं। श्रीलंका, भूटान, नेपाल, सॉरी भूटान तो नहीं, ये नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान जेल में है। ये चीज़ें तो दुनिया को अनस्टेबलाइज कर रही है, और ये जो इवेंट्स हो रहे हैं और इतना फास्ट जो चेंज हो रहा है ग्लोबल सिचुएशन के अंदर, और ये जो वॉर जिसका प्रिडिक्शन था लेकिन स्टार्टअप हो ही गया फाइनली, तो इसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि अब अमेरिका जो कह रहा है कि ईरान माफी मांग रहा है, कौन मांग रहा है? तुमने सब तो उड़ा दी, अयतुल्ला खामेनी के साथ जो भी टॉप लीडरशिप थी सब उड़ा दी। अब तो ये वॉर कोई प्रॉक्सी लड़ रहे हैं, ईरान ने बहुत सारी प्रॉक्सी खड़ी कर रखी है पूरे मिडिल ईस्ट में। अब ईरान को खुद को प्रॉक्सी बना के इनको इंटेलिजेंस सपोर्ट रशिया और चाइना देके इस युद्ध को कंटिन्यू कर रहे हैं, और इस युद्ध के खत्म होने तक अमेरिका बहुत बड़े इकोनॉमिक डिजास्टर में पहुंच जाएगा। एक इकोनॉमिक डिजास्टर जब आता है ना, जरूरी नहीं है कि हमेशा वो कंट्री खड़ा हो, एक टाइम के बाद वो कंट्री खड़ा नहीं हो पाता है। अमेरिका के साथ वही इकोनॉमिक डाउनफॉल होने वाला है। अब किसी का डाउनफॉल होता है, दुनिया के ऊपर $348 ट्रिलियन का कर्जा है, पूरी दुनिया के ऊपर $348 का कर्जा है। अब ये कर्जा किसने दे रखा है? जब पूरी दुनिया के देश ही कर्जे में है तो कर्जा दे कौन रहा है? तो बैंकिंग सिस्टम वर्ल्ड का कोलैप्स होगा। ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही, IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह बनने के बाद से भी, जो ये दुनिया के सारे देश जो घाटे में चल रहे हैं, जिन्होंने लोन लिए हैं, वो जो ट्रैप है पूरा, वो साइकिल ही टूट जाएगी अब। यानी कि एक इकोनॉमिक फ्रीडम आएगी दुनिया के अंदर इस पूरे बैंकिंग सिस्टम के कोलैप्स होने के बाद। उसके बाद देखो अब क्या होता है।
बट ये एक डेंजरस टाइम जोन है वर्ल्ड का, बहुत डेंजरस टाइम जोन है। भले हम इसको फनी वे में लें, बट है नहीं ये फनी सिचुएशन।